मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस से ही लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट आए तो फिजिक्स का एक नया श्रृंखला नई सीरीज हम लेकर आए हुए हैं। और पिछले जो क्लासेस थे उनमें हमने वेक्टर के एनालिसिस को समझा, वेक्टर की प्रॉपर्टी और सारे फैक्ट्स को समझने की कोशिश की। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स के रियल जो हम लोग के सिलेबस है उसमें इंटर करने जा रहे हैं। और पहला हमें लगा कि सबसे पहला जो पार्ट कवर करना चाहिए वो है इलेक्ट्रोस्टैट। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैट की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें आवश्यक हैं जो समझ लेनी चाहिए कि फिजिक्स जब भी आप पढ़िए तो उसको एक साइंस की तरह ट्रीट करिए। आज के बच्चों में थोड़ा ट्रेंड ये देखा जा रहा है या ऐसा समझा जाता है कि बच्चे फिजिक्स या फिर साइंस को भी मैथ की तरह ही सॉल्व करने लगते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन को भी मैथ का क्वेश्चन समझ करके सॉल्व किया जाने लगा है। तो इससे एक परेशानी ये होती है कि साइंस की जो समझ है, विकास है, थिंकिंग का डेवलपमेंट है, वो साइंस की ओर नहीं ना जा करके मैथ की ओर ज़्यादा झुक जा रहा है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए ये इक्वेशन होता है और अगर यहाँ से मैं कहूँ कि r बराबर v बाई आई होगा तो ये भी रिलेशन ठीक है। अब इसके बाद एक ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ्स में ज़्यादा रुझान है और एक साइंस की थिंकिंग वाला लड़का है। दोनों से अगर मैं एक बार ये पूछूं कि इस इक्वेशन में अगर मैं v को इंक्रीज कर दूं, v को इंक्रीज करूंगा तो क्या इफेक्ट आएगा, तो जो मैथ का लड़का रहेगा वो कहेगा कि अगर हम v को बढ़ा देंगे तो r जो है बढ़ जाएगा, r भी इंक्रीज हो जाएगा। मैथमेटिकली उसकी बात तो सही है, लेकिन रियल में क्या साइंस में ऐसा होता है? या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाए, v को कुछ ना वेरी ना करके हम i की वैल्यू को अगर बढ़ा दें, i को अगर हम इंक्रीज करें तब क्या इफेक्ट आएगा? तो मैथमेटिक्स वाला लड़का ये सोचेगा कि यहाँ v फिक्स है, i को बढ़ाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब r जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, r जो है डिक्रीज होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैथमेटिकली ये बात तो प्रूफ है या फिर ये बात सत्य है कि अगर ये दोनों वेरिएबल हैं, इन दोनों क्वांटिटी में अगर इनको इंक्रीज करेंगे या फिर इसको इंक्रीज करेंगे तो एक बार ये इंक्रीज होगा या फिर ये डिक्रीज होगा। लेकिन साइंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साइंस यहीं से थोड़ी सी डिफर हो जाती है, यहीं से साइंस का रास्ता थोड़ा अलग होता है। अब यहाँ समझिए कि यहाँ पर अगर आप v को इंक्रीज करते हैं यानी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ने का ही मतलब है कि वोल्टेज डेवलप किया गया है, वोल्टेज बढ़ा है। उसके रेजिस्टेंस पर माइनर को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसी गलतियां बच्चों से होती रहती हैं। इसका बेसिक कारण यही है कि उनका जो साइंस की समझ है वो विकसित ना होकर के मैथमेटिक्स की समझ विकसित होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो आइए आज के हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इन क्लास के होते हुए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, क्योंकि आगे की स्टडी के लिए आपकी इंग्लिश की बेसिक टर्मिनोलॉजी की काफ़ी ज़रूरत होगी। उसकी विदाउट हेल्प के आप आगे की स्टडी नहीं कर पाएंगे, ऐसा विश्वास करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये होता है कि इस पूरे एनालिसिस में हम वैद्युतिकी को स्थिर मानेंगे, यानी आवेश को स्थिर मानते हुए सारे कंसेप्ट को एनालाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इसको बोला जाता है वैद्युत आवेश। अब आइए देखते हैं आवेश क्या होता है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ है, आवेश की खोज कब की हुई, कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले आज से लगभग 250 वर्ष पहले यूनान में एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, जिनका नाम था थेल्स। तो थेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किया क्या, एम्बर एक मटेरियल होता है, एम्बर को उन्होंने ऊन से रगड़ा। ऊन से, सपोज मान लीजिए एम्बर है,
इसको हमने इस ऊन से अगर रगड़ने के बाद इस एम्बर को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाया गया, तो जैसे ही कागज के टुकड़े को पास लाया गया, इस एम्बर नाम के जो मटेरियल ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया और इनको चिपका लिया। यह सबसे पहली घटना थी। आप भी अगर आप छोटे रहे होंगे तो बालों में कंघी रगड़ करके या फिर पेन को रगड़ करके भी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों या तिनकों को आकर्षित कराए होंगे, तो आप देखेंगे कि वो चिपक जाते हैं। तो ये घटना तो हुई, लेकिन इस पर लगभग 2000 साल तक, 2000 वर्ष तक किसी का कोई ध्यान नहीं गया। इसके कारणों को जानने में या फिर इसकी उत्सुकता को समझने में किसी ने ज्यादा रुझान नहीं दिखाया। इसके बाद की घटना होती है लगभग सन 1600 ईस्वी में। सन 1600 ईस्वी की घटना है कि इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट हैं। गिलबर्ट ने ये देखा कि केवल एम्बर ही नहीं और भी वैसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिनको अगर ऊन या किसी अन्य रेशम वगैरह से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो उन्होंने देखे और चीजें बताई कि कांच है, आबनूस है, गंधक है, लाख वगैरह है। ये ऐसे मटेरियल है जिनको अगर रगड़ा जाएगा तो उनमें भी आवेशन की प्रकृति आ जाती है। ये गिलबर्ट साहब ने बताया लगभग सन 1600 ईस्वी में। इसके बाद भी उसके इनकी इस ज्ञान के पीछे या फिर ज्ञान में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाई और एक ठहराव सा महसूस हुआ। और 1600 के बाद सन 1750 ईस्वी में एक बेंजामिन फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन साहब हैं, इनको बेंजामिन फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो शायद हमारे अनुसार ये अमेरिका के हैं, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। इन्होंने किया क्या, इन्होंने इसके पीछे कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया कि कांच की छड़ को पहले रेशम से रगड़ लिया, कांच की छड़ को एक रेशम से रगड़ा और एक दूसरी कांच की छड़ थी इसको भी रेशम से रगड़ा और इस पहले वाले कांच की छड़ को दूसरे वाले कांच की छड़ के जब पास लाया गया तो ये एक दूसरे से दूर हट गए। मान लीजिए ये पहला कांच का छड़, ये दूसरा, जैसे इन दोनों को पास लाया गया ये आपस में दूर बना के लिए दूर हो गए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। ये पहला उनका ऑब्जर्वेशन था, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि जो है कांच की छड़ कांच की दूसरे छड़ को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। इसके बाद उन्होंने देखा कि कांच की छड़ ही नहीं, अगर आबनूस को भी बिल्ली की खाल से रगड़ दिया जाए, बिल्ली की जो खाल है उससे रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद अगर आबनूस की एक छड़ यहाँ पर और इसी के पास में हम दूसरी आबनूस की छड़ लाएंगे तो इनके बीच में आपस में यहाँ पर भी एक घटना प्रतिकर्षण की होगी, यानी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ से एक रिजल्ट निकल करके आता है और ये रिजल्ट निकल करके आता है कि अगर ये कांच की छड़ है, इसको हमने ऊन से या रेशम से रगड़ा तो इस पर कुछ घटना हुई होगी और दूसरे पर भी सेम प्रोसेस किया तो इस पर भी कुछ घटना हुई होगी। इन दोनों को जब पास ला रहे हैं यानी ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी अगर समान प्रकार की कोई चीजें रहेंगी, यहाँ समान प्रकार की जो भी घटना हुई एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, अब यहाँ पर उन्होंने बेंजामिन साहब ने देखा कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल करके आया। अगर यहीं पर उन्होंने कांच की छड़ को, यहाँ पे एक कांच की छड़ है और साइड में उन्होंने अगर आबनूस की छड़ को लाया तो इन दोनों के मध्य अट्रैक्शन हो गया, यहाँ पर आकर्षण की घटना देखने को मिली। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल करके आया कि इसमें कांच की छड़ और आबनूस पर एक समान घटनाएं नहीं हुई है, कुछ न कुछ तो डिफरेंस है जिसकी वजह से कांच और आबनूस एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जबकि कांच और कांच एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और वहीं आबनूस आप देखें अभी ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें उभर करके सामने आई, आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अभी हमने आपको फ्रैंकलिन के जो जितने भी सारे ऑब्जर्वेशन थे उसको समझाया। इसके बाद फ्रैंकलिन साहब ने कांच को जब पास लाया तो इस प्रकार की जो घटना हुई थी, आपने देखा कि प्रतिकर्षण हुआ
और आबनूस यानी एक ही प्रकार के सजातीय चीजों को लाया तो वहां पर सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षण की घटना मिली, और जैसे ही विपरीत हुए यहाँ विजातीय हुआ और यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिला यानी आकर्षण देखने को मिला। अब यहाँ पर फ्रैंकलिन साहब ने यहाँ पर कांच को धन आवेशित मान लिया और जो आबनूस थी जिस पर दूसरी प्रकार की घटना हुई उसको ऋण आवेशित मान लिया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये बता दें कि फ्रैंकलिन साहब को खुद नहीं पता था कि वास्तव में इसका कारण क्या है, ऐसी घटना क्यों हो रही है, कि इस पर क्या हो जा रहा है, ऊन या रेशम से रगड़ने पर इस पर कैसी घटना हो रही है कि ये दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसकी कोई आइडिया नहीं था। बस उन्होंने घटना और अपने जो ऑब्जर्वेशन थे, परीक्षण थे, उसके आधार पर एक को धन आवेशित बताया और एक को ऋण आवेशित बताया, और यहाँ से ये बात समझ कर निकल करके सामने आई कि अगर धन आवेश रहेगा, धन आवेशित और धन आवेशित रहेंगे, धन और धन आवेशित रहेंगे तो सजाती हुए और सजाती होने के कारण यहाँ पर देखिए आप प्रतिकर्षण होगा, या फिर यहाँ पर ऋण आवेश और ऋण आवेश अगर रहेंगे तब भी सजाती होंगे और वही घटना प्रतिकर्षण की होगी। लेकिन अगर धन आवेश और ऋण आवेश रहेगा तो यहाँ विजातीय होगा और विजातीय आवेश होने के कारण यहाँ पर आकर्षण की घटना देखने को मिलेगी, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों हुआ, तो इसका एक वास्तविक कारण ये भी है कि 1750 ईस्वी तक इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हो पाई। वैसे जहाँ तक हमारा अनुभव है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो 1897 यानी 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन साहब ने किया। थॉमसन साहब ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की और ये पूरी घटना जो हो रही है ये 1750 का है, 1750 की घटना है। सोचिए इसके लगभग 150 साल से ज्यादा समय के बाद, पहले तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन लोगों के संज्ञान में आया, इलेक्ट्रॉन की समझ विकसित हुई, उसके पहले की ये सारी घटनाएं हैं। तो आप यहाँ तक की जितने भी चीजों को है नोट करिए, फिर आगे के हम कंसेप्ट को बताने की कोशिश करेंगे। वैसे ये सभी सारी अवधारणाएं पुरानी अवधारणाएं हैं। अब न्यू कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद क्या आया, इसका क्या कारण बताया गया, इस पर हम आते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो निष्कर्ष निकाले उन्होंने, उसी निष्कर्ष पर एक कयास लगाया गया, एक अनुमान लगाया गया कि जो मटेरियल है वो दो प्रकार के आवेशों से मिलकर बने हैं, एक तो धन आवेश और एक तो ऋण आवेश, और ये दोनों आवेश संख्या में बराबर होंगे। इसीलिए पूरा जो मटेरियल होगा शुरू में उदासीन रहेगा, धन और ऋण आवेश की संख्या बराबर है इसलिए मटेरियल उदासीन है। और अगर इस मटेरियल को किसी दूसरे अन्य चीजों से जैसे रेशम से रगड़ा जाएगा तो दो प्रकार की घटना हो सकती है। घटना ये हो सकता है कि या तो इस पर से कुछ ऋण आवेश यहाँ चले जाएं, कुछ ऋण आवेश यहाँ से चले जाएं, या फिर कुछ धन आवेश यहाँ से चले जाएं, धन आवेश यहाँ से स्थानांतरित हो जाएं। यानी कि आवेश का दो प्रकार स्थानांतरण होगा, या तो इस पर से धन आवेश चले जाए या तो ऋण आवेश चले जाए। यही प्रक्रिया दूसरे मटेरियल पर भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रेशम में भी दो प्रकार के कण हैं, प्लस भी है माइनस भी है। रेशम के जो कण है वो भी इस पर आ सकते हैं, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए एक ही प्रकार की घटनाओं में घटना घटेगी। अब अगर ऋण आवेश यहाँ से इस पर चला जाता है, मान लीजिए ये हमारा मटेरियल है, इस पर से एक ऋण आवेश ऋण कण जो है दूसरे पदार्थ पर चला गया तो यहाँ ऋण कण की कमी हो जाएगी। ऋण कण की कमी होने की वजह से यहाँ प्लस की अधिकता होगी और इसको माना गया कि ये धन आवेशित होगा, और ऋण कण अगर इस पर आ गया तो इस पर एक ऋण की अधिकता होगी और ये माइनस हो जाएगा। शुरू में यही कयास लगाए गए और इसी के बेसिस पर इसका एक्सप्लेनेशन किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन इसी के आधार पर किया गया, लेकिन वास्तविक कारण की जो व्याख्या है वो आगे चल करके होती है
और आगे जिस थ्योरी से होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं चार्जेस ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण आवेश यानी कि चार्ज कैसे होंगे, इसकी व्याख्या के लिए ये बताया गया कि कोई भी मटेरियल जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है यानी एटम्स होते हैं, इसी के कॉम्बिनेशन से मटेरियल बनता है। अब एक एटम पर डिस्कस किया जाए तो एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बाहर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बाहर ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। अब इस अगर ये मटेरियल मान लीजिए ये है हमारा, ये अगर कांच का एटम है, कांच का एटम है, अगर इसको रेशम से रगड़ा जाएगा तो हो सकता है यह वाला इलेक्ट्रॉन रेशम पर चला जाए, यह इलेक्ट्रॉन रेशम पर चला जाए। तो इस इलेक्ट्रॉन के चले जाने की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और पूरे सिस्टम में एक आवेश, धन आवेश की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। धन आवेश एक अधिक होगा। वैसे ये नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर ये कहना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और रेशम पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो अब इसके बाद ये कारण बताया गया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेशित बताया गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी ऋण आवेश की कमी का मतलब हुआ कि यहाँ पे धन आवेश होगा और जहां पर इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन की जहां अधिकता हुई वहां पर ऋण आवेश हुआ। इस तरीके से आवेशन की व्याख्या की गई। इसी प्रोसेस को हम लोग पदार्थ का आवेशन करते हैं, पदार्थ का आवेशन कहेंगे। चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द मटेरियल इज दिस। तो अब यहाँ तक आपकी समझ विकसित हुई होगी। यहाँ ऐसा माना गया कि इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक ही जगह पर रहते हैं, इस कारण से प्लस का जाना मुश्किल होगा, यानी कि प्लस अपने स्थान से नहीं जा पाएगा। इसके कारण यहाँ हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की ही बात की जाती है। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग अब यहाँ पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किसी पदार्थ का आवेशित होना, धन आवेशित होना उस पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करेगा। इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको प्रदर्शित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर किसी पदार्थ से जा रहे हैं या कम हो रहे हैं, इसका मतलब वह धन आवेशित हो रहा है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। या फिर किसी पदार्थ का ऋणावेशित होना उस पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दिखाएगा, यानी उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ से एक चीज हमें ये समझने को मिला कि जो कंक्लूजन निकला कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी वैद्युत आवेश जो होता है संरक्षित होता है, यानी कि न तो उसको जनरेट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो हमेशा केवल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उसका ट्रांसफर पॉसिबल है। देखिए, वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशन की प्रक्रिया जो चार्जिंग प्रोसेस है, इन द चार्जिंग प्रोसेस इसका केवल ट्रांसफर पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे हमने जो पहला केस लिया था, रेशम और कांच को अगर रगड़ा जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कांच के इलेक्ट्रॉन को दिखाया है आपकी समझ के लिए। इस प्रक्रिया में होगा क्या कि कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे रेशम पर, इलेक्ट्रॉन की कांच पर कमी हो जाएगी, कमी की वजह से ये धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन की रेशम पर अधिकता होगी, अधिकता के कारण ये ऋण आवेशित होगा। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा ये धन आवेशित और ये ऋण आवेशित होगा। आप इस प्रक्रिया को यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जैसे सोडियम एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो एक पॉजिटिव होगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो डबल पॉजिटिव होगा। इसी तरह एंटी प्रोसेस क्लोरीन के केस में है, आप लोग ये केमिस्ट्री में भी कर चुके होंगे। इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। आइए हम आगे चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग प्रोसेस, यानी कि आवेशन की जो प्रक्रिया हो रही है उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कांच है इस पर आप मान लीजिए ये ऋण आवेश है, इसके आवेश की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, और अगर इसका ट्रांसफर हो रहा है तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी हमने बताया वहां धन आवेश, इलेक्ट्रॉन की जहां अधिकता होगी वहां ऋण आवेश, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों को आवेशित कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन के चले जाने से यहाँ धन आवेश और जहां पर जा रहा है वहां पर ऋण आवेश कर रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन ही क्यों जिम्मेदार है? किसी भी परमाणु में 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और भी बहुत सारे हैं, मेजर 3 पार्टिकल्स हैं। तो व्हाई these 3 particles, in these 3 particles only electron is responsible for the process, charging process? Why? तो देखिए इसका कारण इसलिए है क्योंकि अगर परमाणु की संरचना देखी जाए, एटम का स्ट्रक्चर देखा जाए, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में बाउंडेड रहते हैं, न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है कक्षा का, ये लूजली बाउंड होता है, ये लूजली बाउंड होता है, यानी कि इस पर जो आकर्षण बल कम रहता है, तो जो फ्रैक्शन प्रोसेस होगा अगर इसको रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के आउट होने की पॉसिबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होगी। यही कारण है कि इस प्रक्रिया के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि यहाँ तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तक कोई उसका इफेक्ट नहीं आएगा। हालांकि चार्जिंग प्रोसेस के लिए आगे जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि होल्स भी कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, वो दूसरा फिजिक्स है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने ये सीखा। इसके बाद यहाँ से एक और चीज सीखने को मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है आवेश की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन आवेश की सबसे छोटी इकाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई आवेश नहीं होगा। इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को आवेश की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, इसका हम कारण भी बताएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन आवेश की, थोड़ा सा रुकते हैं उसके बाद देखते हैं। Okay, we have seen still that why only electron is responsible for the charging process. Now we are going to discuss about the quantization of charge. तो आप यहाँ पर देखिए हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है। इसका कारण आप जान गए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ही हटाना आसान है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्टर्ब करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। और इलेक्ट्रॉन जो है आवेश की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है जिसका की अस्तित्व हो, जिसका अस्तित्व हो, यानी कि जो एग्जिस्ट करे वो इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है। वैसे इलेक्ट्रॉन से छोटे भी पार्टिकल हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटी इकाई मानी गई, और जितने भी चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल मल्टीपल होंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी टोटल जो चार्ज होगा वो n कोई इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का होल इंटीजर टाइम्स होगा। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस हो सकता है। कभी भी आपको जैसे 7/2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह होल इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब भी आपको नेचर में मिलेंगे वो टोटल नंबर में मिलेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी का मल्टीपल मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण यही है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी आपको नेचर में चार्ज मिलेगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ही मिलेगा। ऐसा आप केस एक और देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन। आपने फोटॉन नाम सुना होगा, फोटॉन के क्वांटाइजेशन में भी आप देखे होंगे कि क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, क्वांटा का मतलब होता है बंडल, यानी कि बंडल के रूप में जो फिक्स है। जैसे मान लीजिए आप बिस्किट का कोई बंडल है, तो एक बिस्किट का बंडल जैसा रहेगा उसी तरह सभी बंडल रहेंगे, और उनका पूरा ग्रुप जो होगा उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसी तरह आप फोटॉन के क्वांटाइजेशन को भी समझते हैं, फोटॉन का भी क्वांटाइजेशन होता है, उसको भी समझते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है।
फोटॉन के क्वांटाइजेशन और चार्ज के क्वांटाइजेशन में। तो आप बस यहाँ इतना ही समझिए कि आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि आवेश जब भी मिलेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश का मल्टीपल फॉर्म मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए इलेक्ट्रॉन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पर डिस्कस करें। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो हुई थी 1897 में, जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हमें याद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की आज तक डिस्कवरी भी है, इलेक्ट्रॉन पर बहुत सारे रिसर्च, इलेक्ट्रॉन के नेचर पर रिसर्च, इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट पर रिसर्च वगैरह हुए हैं बहुत सारे, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट आज हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए। लेकिन रियल एक बात बताई जाए तो इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी भी व्यक्ति ने देखा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने नहीं देखा है। एक एनसीईआरटी की जब आप बुक ओपन करेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर दो आदमी हैं, एक व्यक्ति है मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, एक इलिटरेट व्यक्ति है और एक पढ़ा लिखा आदमी है। अब अगर पढ़ा लिखा आदमी ये कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं हूं लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है, और अनपढ़ व्यक्ति कहता है मैंने भूत को देखा नहीं है लेकिन भूत होते हैं, तो क्या दोनों अपनी जगह पर सत्य हैं? आप इसका खंडन कैसे करेंगे? आप हमें कमेंट में करके बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति इलेक्ट्रॉन को बिना देखे कैसे प्रूफ करेगा कि इलेक्ट्रॉन होता है, इधर इलिटरेट व्यक्ति वो कैसे प्रूफ करेगा कि जायंट्स यानी भूत का एग्जिस्टेंस होता है भले ही मैंने उसको नहीं देखा है। तो उसमें आप उसको डिस्कस करिए, कमेंट में हमको करके बताइए। आइए इलेक्ट्रॉन की बेसिक प्रॉपर्टी को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है और उसकी मात्रा है 1.6 इंटू 10 टू पावर, यहाँ ध्यान रखिए -19 है, -19 कूलम है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किग्रा है। आप इमेजिन करिए वो कौन सा ऐसा तराजू रहा होगा, कौन सा ऐसा बैलेंस रहा होगा जिससे हमने इलेक्ट्रॉन के मास को इतनी प्रिसाइजली और इतने कम द्रव्यमान को भी हमने मेजर कर लिया। आप यही तो देखिए साइंस की ब्यूटी है कि जो आसानी से काम नहीं हो पाते हैं उसको टेक्निकली और कैसे किस माध्यम से आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यही साइंस की ब्यूटी है। तो आगे आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने बताया इतना किग्रा होता है। अब वास्तव में इलेक्ट्रॉन से छोटे भी प्रकृति में कुछ मिलते हैं चार्ज, जिनको कि आप क्वार्क नाम से अगर सुने होंगे तो क्वार्क्स वो होते हैं, लेकिन इनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता। फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब ये प्रकृति में पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं, ये जब भी रहेंगे ग्रुप में रहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही हम सबसे छोटी इकाई मानते हैं। आइए देखते हैं क्वार्क पर एक नज़र। जो क्वार्क्स होते हैं, आपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नाम सुना होगा। तो न्यूट्रॉन जो है 3 प्रकार के क्वार्क अप डाउन से मिलकर बना है, और ऐसा माना जाता है कि जो अप क्वार्क है इसका चार्ज 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, -e/3 टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसी तरह से प्रोटॉन का जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, वह 3 अदर पार्टिकल से मिलकर बना है। इसके कंस्ट्रक्शन को आप देखेंगे और ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रोटॉन पर चार्ज है वह इलेक्ट्रॉन के तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। तो यहाँ तक आप कंसेप्ट को नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। आपको पहले हम दिखाते हैं 1 एम्पियर जो करंट होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो 1 एम्पियर देखिए, निर्वात में स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तार हों, 2 सीधे लंबे व समांतर तार जिनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है और इनके बीच लगने वाला अगर आकर्षण बल 2×10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इनके बीच जो करंट फ्लो हो रहा है प्रत्येक तार में वह I का मान जो होगा 1 एम्पियर होगा। इस चीज को हम आगे जब मैग्नेटोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक तरह से कहिए जब पढ़ाएंगे तो अब उसमें दिखाएंगे, इस चीज को फिर से कवर करेंगे। अब आइए देखते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलॉम होता है। आवेश का मात्रक कूलॉम एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर ही रखा गया है। और Q = IT, ये आप जानते ही हैं। यहाँ से हम 1 कूलॉम की परिभाषा देना चाहेंगे
एक कूलाम की परिभाषा बनाएंगे तो Q अगर एक कूलाम करना है तो I की वैल्यू 1 कर दें और T की वैल्यू को 1 कर देंगे तो Q जो होगा Q इक्वल 1 होगा। तो यहाँ I और T के 1 करने से क्या मतलब है, देखिए यदि किसी चालक में 1 एम्पियर यानी I की वैल्यू 1 एम्पियर हो कि धारा 1 सेकेंड, T की वैल्यू भी 1 है यानी 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो चालक से गुजरने वाले जो आवेश होंगे, पूरा आवेश जो चालक से गुजरेगा एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच वह 1 कूलाम आवेश होगा। और अगर 1 कूलाम आवेश में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो Q बराबर एनी फार्मूला होता है आवेश का, ये मात्रक है 1 कूलाम 1 कूलाम, एन पता करना है और 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है तो टोटल 1 कूलाम में जो आवेश आएंगे, टोटल 1 कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे यानी बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे कूलाम का नियम देखते हैं। आइए अब हम लोग कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम क्या कहता है, अभी अभी हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया कि दो अगर विपरीत आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित और आकर्षित करने में यानी अट्रैक्ट और रिपेल करने में एक फोर्स वहां पर लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेचर क्या होगा, इन सब सारी चीजों को डिस्कस करेगा या फिर इन सब सारी चीजों को एक्सप्लेन जो लॉ करता है उसी लॉ को हम लोग कूलॉम्स लॉ कहते हैं। देखिए ये लॉ कहता क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच यानी कि पॉइंट चार्ज, अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज कहने का मतलब ये है कि चार्ज के शेप और साइज पर हम डिपेंड नहीं करेंगे, अगर स्फेरिकल है तो उसको एक पॉइंट पर ही मान लेंगे। तो दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। लगने वाला जो बल होगा दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ध्यान रखिए दोनों आवेश की मात्रा जो है उसका गुणा करेंगे गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है तथा आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए इनके बीच की न्यूनतम दूरी यही है, यहाँ सेंटर से हम जब भी मेजर करेंगे न्यूनतम दूरी r जो है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यही यह नियम करता है। तो आप देखिए यहाँ पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r², प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट यूज करते हैं, तो कांस्टेंट करेंगे Q1 Q2/r², इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होगा। अब इसी कांस्टेंट को हम लोग अदर फॉर्म में 1/4π हमेशा 1/ε0 इस फॉर्म में लिखेंगे, तो अल्टीमेटली जो कूलाम लॉ का फोर्स होगा F वेक्टर लिखिए 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फोर्स होगा। और यहाँ पर ε0 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म आया है, ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करेगा, इस पर थोड़ी देर में हम आते हैं। ये जो फोर्स है ये एयर या फिर वैक्यूम में है, या फिर वैक्यूम में है, अब इसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अब यह जो कूलाम का नियम है, आपने जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है उसी के सिमिलर है, बिल्कुल उसी की तरह है। आइए देखते हैं दोनों में क्या समानता है। तो आप पढ़े होंगे कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है बताता है कि जो दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल लगता है इनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और F बराबर जो आता है वैल्यू F बराबर Gm1m2/r², और G की वैल्यू इतनी होती है 6.67 × 10⁻11। आप इसकी यूनिट लिख लीजिएगा। अब हमें ये देखिए, हमें कमेंट में करके बताइएगा कि G की वैल्यू किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने निकाला था, किस वैज्ञानिक ने निकाला था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए दोनों में समानता क्या है, दोनों में समानता ये है कि दोनों एक दूसरे जो जिस राशि पर डिपेंड कर रहे हैं उसकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हैं। दोनों नियम बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब यहाँ अंतर क्या है दोनों नियम में, दोनों नियमों में क्या अंतर है उस पर देखिए। नियम में अंतर यह है कि ये जो बल है कूलाम फोर्स आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, आकर्षण या
प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण दो प्रकार का होगा, लेकिन जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है हमेशा और हमेशा आकर्षण बल को दिखाता है। हमेशा यहाँ पर आकर्षण बल, यहाँ से एक बात ये प्रूफ होती है कि जब यहाँ बल दो प्रकार के हैं तो चार्ज भी दो प्रकार के होंगे, और यहाँ बल एक प्रकार का है तो द्रव्यमान भी एक ही प्रकार का होगा। इसके बाद दूसरा इसमें अंतर ये है कि यह जो कूलाम का नियम है, यह दोनों जो आवेश होते हैं इन आवेश के माध्यम पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ आवेश को आपने कहाँ रखा है, हवा में है, पानी में है या फिर ऑयल में है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा इनके बीच का फोर्स। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में माध्यम यानी कि मीडियम पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। आप किसी भी माध्यम में रखिए उसके बल पर कोई प्रभाव नहीं आता है। ये कुछ बेसिक अंतर हैं, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे कंसेप्ट को समझते हैं। आइए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो कूलॉम्स लॉ के फार्मूले में आपने देखा चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है 1/4πε0, ये एक नया टर्म आया हुआ है। ये क्या है, इससे फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये जो ε0 है इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। ε0 ये निर्वात की अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। इसे हम लोग वैद्युतशीलता बोलते हैं, इंग्लिश में इसे परमिटिविटी बोला जाता है। अब आइए देखते हैं वैद्युतशीलता का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अब एक शब्द है हिंदी का प्रभावशीलता। प्रभावशीलता का आप मतलब समझ सकते हैं कि प्रभावित करने की क्षमता। प्रभावित करने की क्षमता को प्रभावशीलता कहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अब्दुल कलाम एक प्रभावशील व्यक्ति थे, यानी उनके अंदर प्रभावित करने की क्षमता अधिक थी, ये उनकी प्रभावशीलता को व्यक्त करता है। बिल्कुल उसी तरह वैद्युतशीलता जो है वह किसी माध्यम की वैद्युत क्षमता या फिर वैद्युत गुण को दिखाने की या प्रकट करने की जो क्षमता है, वैद्युत प्रभाव को प्रकट करने की जो माध्यम की क्षमता है वह वैद्युतशीलता कहलाती है। आप इस कंसेप्ट को डेवलप करिए, फिर से समझिए। वैद्युत प्रभाव प्रकट करने की जो क्षमता होती है वह क्षमता ही माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाएगी, या फिर वैद्युत ऊर्जा के संग्रह करने की जो क्षमता होगी वह माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाएगी। यानी जो माध्यम जितना अधिक इलेक्ट्रिक नेचर को शो करेगा, वैद्युतीय प्रभाव को दिखाएगा, वह उतना ही अधिक उसकी वैद्युतशीलता होगी। यहाँ हमने एक और चीज लिखा है, वैद्युत प्रभाव दिखाने की क्षमता, यानी किसी माध्यम को आप अगर किसी आवेश के पास या फिर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं और वह माध्यम कितना अधिक विद्युत गुण को या विद्युतीय प्रभाव को दिखा सकता है, वैद्युत प्रभाव को दिखाएगा, उसकी वैद्युतशीलता उतनी ही अधिक होगी। अब इसको एक चीज और से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इसको किसी ऐसे हमने मीडियम में रखा जिसमें कि दो चार्ज हैं। सपोज मान लेते हैं इसको हमने HCl में रख दिया, तो H में ये हाइड्रोजन प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो जैसे ही इस बड़े से चार्ज को आप HCl में डालेंगे तो ये Cl का जो माइनस है, ये प्लस जो चार्ज है Cl के माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो सभी Cl के एटम इसके पास होंगे और H जो प्लस है, प्लस वाले हाइड्रोजन के एटम इससे दूर होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक यह अपनी वैद्युत क्षमता को प्रकट कर रहा है, कि HCl अपने इलेक्ट्रिक नेचर को शो कर रहा है। इसी क्षमता को ही जो जितनी अधिक इस क्षमता को दिखाएगा उसकी वैद्युतशीलता उतनी ही अधिक होगी। अब इसको हमने यहाँ पर आपको और समझाने की कोशिश की है कि परमिटिविटी क्या होता है। एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। If we put a charge in an electric field or substance in an electric field, then how much ability of permittivity he shows, that component or that factor is called as permittivity of that medium। यहाँ पर फिर से समझिए, measure of electric polarizability of a material। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है
वैद्युत ध्रुवण इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी, यानी वैद्युत में ध्रुवित होने की क्षमता। ध्रुवित होने की क्षमता यही है, प्लस माइनस में बंटने की जो क्षमता होती है उसी को ध्रुवण की क्षमता कहते हैं। तो जिस माध्यम के पास जितना अधिक यह क्षमता रहेगी उसकी वैद्युतशीलता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। अब इसके अधिक या कम होने से आप देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि अगर यह मान अधिक होगा तो यहाँ से आप देख रहे हैं बल, अगर एप्सिलॉन 0 अधिक होगा तो जो बल का मान है वह कम हो जाएगा, बल का मान बिल्कुल कम हो जाएगा। यह अधिक है तो जो टोटल बल होगा, क्योंकि एप्सिलॉन 0 अपान में है तो टोटल बल जो होगा वह कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि दो आवेशों के बीच जो आकर्षण बल है वह कम हो जाएगा। यही कारण है कि नमक वैद्युतीय बल होने के कारण आयनिक बांड होने के बावजूद जब उसे हम वाटर में डालते हैं तो नमक आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, आसानी से डिजॉल्व होता है। इसका रीजन यही है क्योंकि वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का होता है, अभी एक टर्म आएगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो 81 होता है। इस वजह से जो फोर्स है 81 टाइम्स कम हो जाता है, इसलिए नमक आसानी से वाटर में डिजॉल्व होता है। अब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर देखते हैं। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्कस करते हैं कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता बल पर क्या प्रभाव डालती है। तो देखिए, मान लीजिए जो दो चार्ज है, एक यहाँ पर Q1 है और यहाँ Q2, दो चार्ज है। अगर इसको हम निर्वात में या फिर एयर में रखेंगे तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा ये इतना फोर्स लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ इसमें कोई मीडियम नहीं है, निर्वात है या फिर एयर है तो कोई मालिक्यूल नहीं होगा, तो कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगा, कोई भी चीज ध्रुवित नहीं होगी या फिर आवेश को कोई चीज प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन इसी पूरे सिस्टम को अगर हम किसी ऐसे मटेरियल में रखते हैं जिसके पास वैद्युतशीलता है, इसको माध्यम आवेश को उठाकर वैद्युतशील माध्यम में रख देते हैं। यह मान लीजिए माध्यम वैद्युतशील माध्यम है, इस माध्यम में हमने रखा। अब रखने पर होगा क्या, इस माध्यम के जो भी माइनस होंगे ये प्लस के पास, फिर इसके बाद माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से होंगे। इस घटना को हम कहते हैं ध्रुवित होना, ध्रुवण कहते हैं। इस घटना को हम कहेंगे कि ध्रुवण हो रहा है, यानी माध्यम ध्रुवित हो गया। अब जो यहाँ पर बल लग रहा था उस बल का मान अपेक्षाकृत पहले से घट जाएगा, क्योंकि इसके बीच में ये सभी आवेश भी अपने बल का प्रभाव दिखलाएंगे, इसलिए अल्टीमेटली जो फोर्स होगा कम हो जाएगा। इसीलिए कूलाम्ब के फोर्स में माध्यम का इंपॉर्टेंस है। माध्यम जो है अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि न्यूटन्स लॉ में हमने देखा कि माध्यम कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए एक हम और कंसेप्ट को समझते हैं। हमने बताया कि आवेश के बीच जो बल लगेगा कूलाम्ब फोर्स इतना होगा। इसके बाद एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, ये अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। जो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप यहाँ से इसका यूनिट लिख सकते हैं और इसकी डायमेंशन भी आप इसी फार्मूले से निकालिएगा, जिसकी विमा जो है इतनी होगी। ये तो हो गया एप्सिलॉन 0। अब देखिए हम थोड़ा सा इससे एक कंसेप्ट आगे आते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। कोई माध्यम है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है परावैद्युतांक। किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, ये माध्यम के किस नेचर को बताएगा। तो देखिए परावैद्युतांक और वैद्युतशीलता लगभग दोनों एक ही चीजें हैं, बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। आप अंतर समझने की कोशिश करिए। देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट करते हैं तो डाई का मतलब होता है दो, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है आवेश में टूटना। तो अभी हमने दिखाया था कि एक जब प्लस को रखा गया तो इसके चारों तरफ माइनस जो है एक्यूमुलेट हुए, फिर प्लस आया, फिर माइनस आए। तो देखिए इसमें हुआ क्या कि आवेश आपस में दो भाग में टूट रहे हैं। इसी क्षमता को हमने बताया था कि वैद्युतशीलता होती है।
वैद्युतशीलता होती है। तो आप ध्यान देखिए कि ऐसे कुचालक पदार्थ जिसमें कांच, मोम या कागज इत्यादि हैं, जो वैद्युतशीलता का गुण प्रकट करते हैं, जिसमें यह गुण होता है वैद्युतशीलता का गुण प्रकट करे या जो प्रकट करने की जिसमें क्षमता होती है, उस पदार्थ को हम परावैद्युत करते हैं, परावैद्युत पदार्थ करते हैं, परावैद्युत पदार्थ करते हैं। फिर इसके आगे देखिए, इसके आगे देखते हैं किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन एम, मान लेते हैं कोई माध्यम जैसे पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, कोई भी माध्यम है, अगर उस माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन एम है और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है, तो इस अनुपात को ही हम परावैद्युतांक करते हैं, परावैद्युतांक करते हैं। यानी किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा, उस माध्यम की वैद्युतशीलता, उस माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका जो अनुपात होगा, इस अनुपात को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, परावैद्युतांक कहेंगे। यह जो परावैद्युतांक है, इसी को हम लोग रिलेटिव, आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि रिलेटिव परमिटिविटी ही है, रिलेटिव परमिटिविटी ही है, क्योंकि यह सापेक्षता को व्यक्त करता है। जैसे कि आप लोग अपवर्तनांक लिखते हैं, तो अपवर्तनांक में भी व्यक्त करते हैं कि कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, या फिर हीरे का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष, या फिर कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। तो एक रिलेटिव क्वांटिटी व्यक्त करते हैं। यह रिलेटिव क्वांटिटी ही जो है वैद्युतशीलता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक जो है रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है और कुछ और नहीं बल्कि रिलेटिव परमिटिविटी ही है, रिलेटिव परमिटिविटी है। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए लास्ट में हम एक छोटे से कंसेप्ट को और समझते हुए चलते हैं। मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 Q2, दो चार्ज हैं। ये दोनों पहले अगर निर्वात में रखे जाएंगे तो इसमें बल जो लगेगा निर्वात में रखने पर 1/4πε0 होगा, क्योंकि निर्वात में रखा गया है इसलिए निर्वात की वैद्युतशीलता Q1 Q2/r², ये निर्वात में होगा। अब मान लीजिए इस सिस्टम को हम एप्सिलॉन m वैद्युतशीलता वाले किसी माध्यम में लेकर चले गए, तो अब जो बल होगा 1/, ये मीडियम में जो फोर्स होगा 1/4πε0 की जगह एप्सिलॉन m हम लिखेंगे। ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता Q1 Q2/r²। और हम जानते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से एप्सिलॉन m इक्वल टू एप्सिलॉन 0 टाइम्स K हुआ। ये वैल्यू उठा करके अगर यहाँ रखा जाए तो मीडियम में जो फोर्स होगा 1/4πε0 टाइम्स K होगा, 0 टाइम्स K होगा Q1 Q2/r²। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मीडियम में देखेंगे फोर्स भी डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से आज हमने अपना कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैट का थोड़ा सा पोर्शन कवर किया है। हो सकता है इसमें कहीं पर त्रुटि हो गई हो या फिर कोई कमी भी हो, तो आप हमें उसे कमेंट में करके बताइएगा। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस लेने का। तो जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम जो भी हो सके इम्प्रूवमेंट सुधारने की कोशिश करें। वैसे इसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी थोड़ा अगर यूज हुई है तो उससे आप परेशान न होइएगा, आप उसके हैबिचुअल होइए, आदतन बनाइए अपना, जो कि आपके लिए आगे भी काफ़ी फायदा करेगा। तो आज के लिए आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।